नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घपले को लेकर संत समाज मुखर हो गया है। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास की अध्यक्षता में हुई संतों की बैठक में इस कथित घपले की जांच कराए जाने की मांग उठाई गई है। बैठक में रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी दिलीप दास ने कहा कि भगवान राम अबोध बालक हैं और उनकी जन्मभूमि के साथ ऐसा काम हो रहा है। 2 रुपए का सामान 25 रुपए में खरीद कर दलाली खाई जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन में कथित घोटाले को लेकर हुई बैठक में संतों ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में जमीन खरीद का विवाद बढ़ता जा रहा है। स्वामी दिलीप दास ने कहा कि इस मामले में सभी को अपनी आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि श्री राम के अस्तित्व में शुरू हुई व्यवस्था का जो राजनीतिक पार्टियां श्रेय ले रही हैं, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करना होगा। इस दौरान दिगंबर अन्य अखाड़ा के सुरेश दास महाराज, अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास महाराज, रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण महाराज, अवधेश दास महाराज सहित 150 संत इस बैठक में पहुंचे। बता दें, राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट पर आरोप है कि उसने 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन को 5 मिनट के बाद ही 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण सहित 3 लोगों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के भाई संजय बंसल की शिकायत पर दर्ज किया गया है। अन्य लोगों के नाम अलका लाहोटी और रजनीश हैं। इन तीनों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चंपत राय पर झूठे आरोप लगाए हैं और ऐसा करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई। वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण ने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट लिखकर चंपत राय पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने गृहनगर बिजनौर में श्री कृष्ण गौशाला की 20,000 मीटर जमीन, जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है, पर अपने भाइयों से कब्जा करवाकर उस पर अवैध डिग्री कॉलेज बनवाया और उसे विश्वविद्यालय से मान्यता दिलवाई। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में मवेशी ले जा रहे 3 लोगों को उत्तेजित स्थानीय लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। मारे गए लोगों के नाम हैं जायद हुसैन, बिलाल मियां और सैफुल इस्लाम। पुलिस का कहना है कि रविवार को एक ट्रक में 5 जानवरों को ले जाते हुए देखने के बाद नमन जायपाड़ा गांव के लोगों ने उनका पीछा किया और उत्तरी महारानीपुर गांव के पास उन्हें पकड़ लिया। इन लोगों ने मवेशियों के साथ पकड़े गए लोगों को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान जायद हुसैन और बिलाल मियां की मौत हो गई, लेकिन सैफुल भाग निकला। लेकिन उत्तरी महारानीपुर के पास एक दूसरी बस्ती मंगिया कामी के पास सैफुल को भी पकड़ लिया गया और पीट पीट कर उसे भी मार डाला गया। कोरोना महामारी के दौरान मरने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि वो आर्थिक तंगी और दूसरे कई अन्य कारणों से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए नहीं दे सकती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि जीवन की कीमत लगाना असंभव है। सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार ये भी करने को तैयार नहीं। कोविड महामारी में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की क्रूरता। विवादों में चल रहे बाबा रामदेव को लेकर अब खबर है कि केंद्र सरकार ने अपने ही नियम कानूनों की अवहेलना करते हुए अपनी ही स्वायत्त संस्था की सिफारिशों की जानबूझकर अनदेखी की, ताकि रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को निजी परीक्षा बोर्ड की स्थापना करने का मौका दिया जा सके। ये सब अफरा तफरी और बेहद जल्दबाजी में किया गया, ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले तमाम फैसले ले लिए जाएं। रामदेव का प्रस्तावित भारतीय शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों को अपने से जोड़ेगा, अलग पाठ्यक्रम तय करेगा, अलग परीक्षाएं लेगा और अलग सर्टिफिकेट देगा। ये निजी शिक्षा बोर्ड होगा और इसके जरिए वैदिक शिक्षा दी जाएगी। बता दें, तमाम परीक्षा बोर्ड केंद्र या किसी न किसी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र की सरकार से संचालित होते हैं, लेकिन रामदेव का भारतीय शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय देश का पहला निजी बोर्ड होगा। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में अनबन अब शुरू हो गई है। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान के बाद से शिवसेना और कांग्रेस में खटास और बढ़ गई है। ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र में गठबंधन की कोई भी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में जाएगी तो जनता उसे चप्पलों से मारेगी। अब वही बात संजय राउत ने भी दोहराई। शिवसेना का कांग्रेस पर यह जुबानी हमला महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बार बार अकेले चुनाव लड़ने की वकालत करने पर सामने आया है।
उद्धव ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए था और ये 5 साल के लिए हुआ था। ये कोई स्थायी गठजोड़ नहीं था। इसके साथ ही ठाकरे के चप्पल वाले बयान पर पटोले ने कहा कि ठाकरे के बयान में स्पष्टता नहीं है कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि भाजपा भी अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है। उन्होंने कहा कि चारों पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ा था। पटोले ने कहा कि हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने का अधिकार है। महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बिना नाम लिए कहा है कि कुछ पार्टियां अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। ये पूरी तरह उन पर निर्भर करता है, लेकिन पहले उनकी पार्टी के नेता असमंजस की स्थिति से बाहर निकलें, क्योंकि किसी पार्टी का एक नेता अकेले लड़ने की बात करता है तो उसी पार्टी के दूसरे नेता इसके एकदम उलट बोलते हैं। राउत ने कहा कि चुनाव पर बोलने से पहले पार्टी के भीतर का कंफ्यूजन दूर कर लें। पंजाब कांग्रेस में 3 सदस्यों के पैनल द्वारा सिद्धू और नाराज सभी विधायकों नेताओं की बात सुनने के बाद भी ये कलह खत्म नहीं होती दिख रही है। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक ताज़ा इंटरव्यू में एक बार फिर अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा है कि अमरिंदर सिंह हर दिन झूठ बोलते हैं। पैनल के सामने पेशी होने के बाद यह माना जा रहा था कि सिद्धू कम से कम मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके के उनसे 60 बार मिलने के बाद ही वह कांग्रेस में शामिल हुए थे और वो किशोर को बता चुके थे कि उनका एजेंडा प्रो पंजाब है और वह आज भी इस एजेंडे पर टिके हुए हैं। सिद्धू ने कहा कि उनकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। सिद्धू ने कहा कि ताकत लोगों के हाथ में होनी चाहिए और उनकी किसी के साथ कोई निजी लड़ाई नहीं है और ना ही कोई पर्सनल एजेंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित ना हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना वायरस ने दुनिया में दस्तक दी तब कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले एक दिन में देश में 53,256 कोरोना संक्रमण के नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 88 दिनों में किसी एक दिन में दर्ज किए गए सबसे कम मामले हैं। वहीं इस दौरान 1422 लोगों की जान गई है। बता दें, आज से देश में सभी उम्र के लोगों के लिए मुफ्त टीका अभियान भी शुरू हो गया है, जिसकी शुरू से ही मांग हो रही थी। सरकार ने पहले लोगों से पैसे लेने की योजना बनाई थी, जिसका काफी विरोध हुआ था। ईरान में नए कट्टरपंथी शिया मौलवी इब्राहिम राइसी राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं, जिसके बाद उनको लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच इजराइल के नए बने प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा है ये क्रूर जल्लाद का शासन है। बता दें, नेफ्ताली भी कट्टर राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं। वो भी इजराइल को यहूदी देश की पहचान के समर्थक हैं। बेनेट ने दुनिया की शीर्ष ताकतों को आगाह किया कि ईरान के साथ परमाणु समझौते में लौटने से पहले ये अंतिम बार जाग जाने की कॉल है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।